इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगा रही है और इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के साथ ही वहां के बीजेपी दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। ऐसे में बीजेपी ने ममता सरकार के कामकाज और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी बीच बंगाल बीजेपी के प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में जिस तरह का अराजक माहौल बना हुआ है और निष्पक्ष और बिना डर के माहौल में चुनाव के लिए बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। तो यह मसला महज बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का नहीं है, बल्कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कोई भी हो सकता है। सवाल यह कि आखिर इस तरह का माहौल क्यों हो रहा है, आखिर कानून व्यवस्था अपने ट्रैक से क्यों उतरी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं। अरुण सिंह हमारे साथ कोलकाता से लगातार बने हुए हैं, दिल्ली से अमित पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण भी हमारे साथ हैं। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या अभी तक कोई एक्शन, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक शख्स की हत्या का नहीं है, इस तरह की घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं, वो कोई भी हो, आखिर इस तरह की हिंसा हो क्यों रही है? कोई मामला भी दर्ज किया गया अभी तक प्रशासन की तरफ से या फिर नहीं? देखिए, इस तरह के मामले कई हो चुके हैं और अगर आपको याद हो कि 10 साल पहले ममता बनर्जी यही आरोप लगाती थी लेफ्ट की सरकारों पर, लेफ्ट के काडर पर, कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है। और खुद ममता बनर्जी भी राजनीतिक हिंसा का शिकार हो चुकी हैं, उनके ऊपर भी जानलेवा हमले कई बार हो चुके हैं। तो जिस लड़ाई से ममता बनर्जी जीत के आई हैं, एक बार फिर अब बीजेपी वही आरोप उन पर लगा रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के लोग उनके कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग तमाम दफ्तरों में उनकी आग लगा रहे हैं। तो ममता बनर्जी जिस लड़ाई को लड़ करके लेफ्ट के खिलाफ सत्ता में आई थी, अब वही आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है। तो जवाब ममता बनर्जी को जाहिर सी बात है देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक हिंसा किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र में शुभ संकेत नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियों को कैनवैसिंग करने का, अपना आधार बढ़ाने का, चुनाव लड़ने का, प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार होता है और उससे रोकना जाहिर सी बात है लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है और संदेश भी है। और इसलिए जो बर्धमान की घटना हुई है, इसके पहले तमाम बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कह रहे थे 130 उनके कार्यकर्ताओं की हत्या अब तक बंगाल में हो चुकी है। तो बंगाल की अगर मैं बात करूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दफ्तर, एक तरफ आप अमित शाह की तस्वीर आप देख रही होंगी, दूसरी तरफ दिलीप घोष की तस्वीर देख रही हैं। यहाँ पर लगातार रात दिन काम चल रहा है और विधानसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी के साथ इस बार विधानसभा चुनाव यहाँ लड़ रही है। 200 सीटों का टारगेट अमित शाह, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री इस वक्त हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। जेपी नड्डा ने लगातार उनसे बात की है और अभी मेरी जानकारी है कि बर्धमान की घटना को लेकर के ही जो राज्य के प्रभारी महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद हो सकता है पार्टी दफ्तर आए और किस तरह से नए सिरे से इस पूरे मसले को उठाना है, ये रणनीति बनेगी पश्चिम बंगाल हेडक्वार्टर में। चलिए, इस रणनीति को लेकर आपके पास रुक करेंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंचेंगे। बीजेपी के दफ्तर पे भी आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। उसके बाद बीजेपी का सीधा आरोप टीएमसी पर, लेकिन इस सब के बीच प्रशासन पर कि वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको यह भी बता दें, पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर अपने कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की हत्या का आरोप लगाया। सुखदेव का शव एक तालाब के किनारे से बरामद हुआ। परिवार के मुताबिक सुखदेव 2-3 दिन पहले बीजेपी के एक बुजुर्ग एक जुलूस में शामिल हुआ था। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का जो आरोप है वो सीधे टीएमसी पर लगाया और ममता सरकार पर निशाना साधा और साथ ही ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हत्या की राजनीति को बंद करें और मैं ममता जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आपकी संवेदना शून्य हो गई है। इस हिंसक प्रवृत्ति का वर्चस्व पूरे देश की जनता ने किया है और हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बंगाल में इस प्रकार का काम हो रहा है, हम इस हिंसा के प्रतिकार में सब लोग उसका विरोध करें, चाहे जो भी दल के लोग हों। हम किसी भी हालत में हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते। अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि डीजीपी चीफ सेक्रेटरी नहीं पहुंचे हैं, उसको लेकर अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? अब क्या पिक्चर क्लियर हो चुकी है, पहुंचेंगे भी कि नहीं? देखिए, ये साफ हो चुका है कि डीजीपी और मुख्य सचिव यहाँ पर नहीं आएंगे और 12:15 के आसपास की जो टाइम है गृह सचिव से, केंद्रीय गृह सचिव से जो मुलाकात का टाइम था वो शेड्यूल था, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद एक
कड़े शब्दों में एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा या फिर सख्त निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और ये दूसरा दौर शुरू हो जाएगा यहाँ पर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव का, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर। जी, टकराव का दूसरा दौर शुरू होगा। एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कब तक दिया जाता है और उसके बाद के विकल्प क्या हो सकते हैं केंद्र की तरफ से, जिस ओर इशारा अमित कर रहे हैं। अमित, इसके लिए हम आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को वर्धमान की तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से हिंसक का घटना को अंजाम दिया गया। एक तरफ एक शख्स की हत्या, बीजेपी कह रही है उसका कार्यकर्ता है जिसको टीएमसी के लोगों ने उसका कत्ल किया है, उसकी हत्या को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे बीजेपी दफ्तर की, जहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। आगजनी में कुर्सी टेबल समेत दफ्तर के जो दूसरे सामान थे वो भी जलकर राख हो गए। बीजेपी ने तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। हालांकि टीएमसी इन आरोपों से कर रही है इनकार। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण, लेकिन किस तरीके की रणनीति बीजेपी की बन सकती है, क्योंकि हमने देखा पिछले जो घटनाएं हुई उसमें लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ आगजनी की तस्वीरें सामने आई। कैलाश विजयवर्गीय लैंड कर चुके हैं, पहुंचने वाले हैं वहां पर। किस तरीके की रणनीति बन सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साथ कई रणनीति पर काम करे। एक आप तरफ देखिए, आपकी उत्तर प्रदेश की तरह, बिहार की तरह यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। 200 सीटों का टारगेट रखा है और सिर्फ टारगेट नहीं रखा है। मैं अभी जो बीजेपी का दफ्तर है ये 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 मंजिल यहाँ पर है। उन मंजिल पर मैंने देखा किस तरह से उनके सोशल मीडिया के वर्कर्स काम कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में है। तो एक तरह से ममता बनर्जी जिस तरह का रुख अपनाए हुए हैं उसका जवाब देने के लिए राजनीतिक रूप से भी और टेक्निकल इशूज पर भी, जैसे केंद्र और राज्य के संबंध पर लगातार ट्वीट भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट कर रही है कि किस तरह से वो बाध्य है ममता सरकार, जो केंद्र अगर आईपीएस को बुलाता है तो उनको भेजना चाहिए। एक स्तर ये है। दूसरा ये है कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घेरेबंदी हो रही है। जब कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या होती है या हमला होता है बीजेपी दफ्तर पर, तब बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करती है। तीसरा जो एंगल है वो सीएए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसको लेकर के भी बयानबाजी चल रही है और उसको ध्रुवीकरण की एक तरह से कोशिश कह रही है ममता बनर्जी। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यहाँ से जनवरी में यहाँ पर सीएए लागू करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरह से कानून व्यवस्था की बात करिए, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की बात करिए जो बीजेपी आरोप लगाती है, सीएए की बात करिए, या फिर जो सीमांचल के इलाके हैं, मुर्शिदाबाद के इलाके हैं, वहां पर बीजेपी एक तरह से बहुत ही आक्रामक चुनाव प्रचार यहां पर कर रही है। तो बीजेपी की चौतरफा। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग उठा डाली। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। हिंसा जारी है, बीजेपी मांग कर रही है कि सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाए, तो क्यों ऐसी हालात क्यों? जिस तरह से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारी मशीनरी को, पुलिस प्रशासन को अराजक तत्वों ने और गुंडों ने हाईजैक कर रखा है, जिस तरह से एक खूनी खेल और उसका तांडव सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, उससे एक बात सब साफ दिखाई पड़ती है कि सरकार नाम की चीज़ रह नहीं गई है। एक चीज़, अब उनके नेता कहते हैं कि साहब अगर सरकार हमारी चली जाएगी तो ममता जी सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हम उनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार तो उनकी जाएगी लेकिन ममता जी 100% सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जो इस समय गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व हैं वो जेलों में रहेंगे, सड़कों पर नहीं रहेंगे, और बंगाल के लोग भी सुरक्षित होंगे और ख़ुद ममता जी भी और उनकी पार्टी के लोग भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि अराजकता, उद्दंडता, खून खराबा ये कल्चर बना दिया है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, और इस तरह के कल्चर को किल करने की ज़रूरत है। कल्चर को किल करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इस तरह के माहौल में चुनाव संभव नहीं होगा बिना पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाए? देखिए, इस केंद्रीय सुरक्षा बलों को चुनाव आयोग, अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग को भी इस बात में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी इतना खून खराबा नहीं हुआ था, इतनी उद्दंडता और अराजकता नहीं हुई थी, तब भी सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ था, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है। शेष नारायण जी, आपके पास आते हुए, हालांकि सेंट्रल फोर्सेस की वहां पर तैनाती प्रक्रियाओं में कितनी उलझती है,
नहीं उलझती है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कानून व्यवस्था को लेकर, और वहीं राज्यपाल की बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को सीधी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप संवैधानिक तरीके से नहीं चलती हैं तो फिर वहां से मेरा रोल शुरू होता है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर किस तरफ बंगाल जाता हुआ दिखता है आपको? तो संविधान में लिखा है, उनको क्या चुनौती देंगे? उसमें तो लिखा है कि अगर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी होगी तो उसे संरक्षण के लिए केंद्र सरकार आएगी और राज्यपाल के मार्फत होता है। उसमें कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। असली बात यह है जो पॉलिटिकल इसका एंगल है, अरुण ने अभी जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो सारे अभियान का तत्व है। अब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि साहब वहां पे सुरक्षा बल तैनात करना चाहिए। भाई तो कर दो, तुम ही तो हो, तुम ही तो भारत सरकार हो। वो सब केवल एक माहौल बन रहा है और उस माहौल का उद्देश्य ये है कि अरुण ने अभी आपको बताया कि 2010 में इन्होंने कैंपेन जो शुरू किया था 11 के चुनाव में जो जीती थी, तो उनका यही आरोप था कि साहब चारों तरफ लेफ्ट फ्रंट वाले हमारे लोगों को मार रहे हैं। और आज उसी ट्रैप में वो आ गई हैं, क्योंकि जहां भी हत्या होगी अगर उनके लोग नहीं मार रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है और झमाझम सवाल उठ रहा है। अब उनका दफ्तर जला दिया गया। जैसे अब ये था। ठीक है शेष जी आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि बिहार चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नजरें अब बंगाल विधानसभा चुनाव पर हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। शनिवार को हैदराबाद में एमआईएम की बैठक भी हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया। बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 27% है। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के बीच एमआईएम का उभार ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। बंगाल में 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर 50% से भी ज्यादा है, जबकि कई जिलों में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, वहां से कोई अपडेट मिल पा रहा है एमआईएम की तरफ से? तो हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया, लेकिन पता चल पा रहा है कि कब असदुद्दीन ओवैसी दौरे पर पहुंच सकते हैं बंगाल के, और क्या उसके बाद ही पूरी रूपरेखा तैयार होगी? क्योंकि हमने देखा है कि ये सभी जगहों पर चुनाव नहीं लड़ते, जहां माहौल मुफीद लगता है वहां पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम, उसका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो प्रेजेंस उनका बिहार में भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो टिकट देते हैं और चुन चुन के ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो जीत सकते हो, किसी पार्टी से आए हों, और जो राजनीतिक समीकरण जो उस सीट का है, जो जातीय समीकरण है या धार्मिक समीकरण है, उसको सूट करता हो। इसी तरह से उन्होंने बिहार में सफलता पाई है। उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर वो लड़े थे। पश्चिम बंगाल में भी मुर्शिदाबाद के आसपास की, या जैसा कि शेष जी कह रहे थे, जिन सीटों पर 25 से 50% अल्पसंख्यक वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर वो पहले से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जितने नेता थे उनको उन्होंने बुलाया था हैदराबाद, उनसे बातचीत हो गई है, और अब असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम बन रहा है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जब करीब आएगा तभी वो आएंगे। वो बहुत ज़्यादा दिन तक चुनाव प्रचार करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बिहार में भी उनकी यही रणनीति थी, आखिरी समय में आए और टिकट उन्होंने बांटा, अच्छे लोगों को टिकट दिया जो लोग जीत सकते हैं। दूसरी पार्टियों में सक्रिय थे, उनको टिकट नहीं मिला, वहाँ पर आए। कोई काडर बेस्ड पार्टी इतनी ज़बरदस्त पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन बिहार में जिस तरह सफलता मिली असदुद्दीन ओवैसी की नज़र पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगे इलाकों में ही बिहार में उनको सफलता मिली थी। और यहाँ भी मुर्शिदाबाद के आसपास के इलाके ऐसे हैं जो उर्वर जमीन साबित हो सकते हैं एआईएमआईएम के लिए। चलिए बिल्कुल लौटेंगे अरुण आपके पास। बता दें आपको कि बंगाल में सुरक्षा पर जारी बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह बीरभूम के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं और अपने 2 दिन के दौरे पर अमित शाह एक रोड शो में भी करेंगे शिरकत। 24 दिसंबर को विश्व भारती के 100वें स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिस्सा लेना है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के साथ चल रही बीजेपी की तनातनी के बीच अमित शाह के बंगाल दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी, घायल हुए कई लोग, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर पथराव किया गया। वो हमारे विजय वर्गीस जो वो प्रभारी है वो चोटिल हुए। ये सारी चीजें देश देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय की पैनी नजर है और हमारे गृह मंत्री जी बोल्डली उसको स्वयं वहाँ पुनः यात्रा करने जा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने रवैये को ठीक नहीं किया तो बंगाल के लोग आपको ठीक कर देंगे, और बंगाल सबका है।
अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपने जिस कड़े कदमों का इशारा किया, आपने कहा कि एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा ममता सरकार से कि आखिर क्यों डीजीपी चीफ सेक्रेटरी नहीं पहुंचे। अब कड़े कदम क्या हो सकते हैं इसके अलावा? दूसरे दौर का जो टकराव है वो शुरू होगा, आप बता रहे हैं, उसके बाद किस तरीके के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? क्या विकल्प केंद्र के पास? देखिए, केंद्र सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो यह सुनिश्चित करे सारे राज्यों में कानून व्यवस्था का पालन हो। तो इस दोनों केस में पहली कड़ी में ये दोनों चीज होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो 2-3 विकल्प हैं केंद्र सरकार के पास। एक तो स्पष्टीकरण मांगे, दूसरा यहाँ पर उनको और एक और वार्निंग दे, नहीं तो राष्ट्रपति शासन की ओर भी कदम बढ़ सकता है। ये सारी शक्तियां हैं यहाँ पर केंद्र सरकार के पास। अब ये निर्भर करता है कि किस दिशा में आगे जाते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं आए हैं और इनके बाद अब हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ और कड़े कदम यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पर जो कड़े आदेश हैं इस पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपने विकल्प बताया है कि केंद्र के पास विकल्प है, यानी फिलहाल तो सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन तब भी अगर कोई बात नहीं मानी जाती, राज्य सरकार की तरफ से संतुष्टि वाला जवाब नहीं आता है, तो केंद्र के पास और भी विकल्प हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने से इनकार कर दिया। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था उसके बाद केंद्र ने 3 अधिकारियों को बुला लिया था और ये तीनों अधिकारी बताया जा रहे हैं कि नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, लेकिन उस दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया। गृह मंत्रालय को भी इस बारे में बाकायदा जवाब दे दिया गया है। शेष नारायण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष जी, बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का मसला। अमित बता रहे हैं कि अभी तो एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, लेकिन उसके बाद विकल्प राष्ट्रपति शासन का भी है। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि वहां पर ममता सरकार कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, सेंट्रल फोर्सेस की वहां पर तैनाती, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि बंगाल किस दिशा में जाता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, सेंट्रल फोर्सेस तो मस्ट है वहां, उनके बिना चुनाव होगा ही नहीं। बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह कोई पोजीशन लेते हैं तो उसको सही माना जाएगा, बाकी किसी के कहने सुनने कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया कि आप राह चलते लोगों को मार रहे हैं और दफ्तर जला दे रहे हैं, देखिए डेमोक्रेसी का इसेंस है कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग फ्री एंड फेयर करने के राइट सबको हों, और अगर सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी को आपने उनका दफ्तर जला देंगे, उनको लोग राह चलते मारेंगे, तो कैसे कैंपेनिंग होगी? अभी उन्होंने आपको बताया ना कि 2010 में ये मैडम भी इसी का शिकार थी। इनके सरकार की तरफ से और सरकार के पार्टी की तरफ से इनके ऊपर हिंसा हो रही थी और उससे जनता की सहानुभूति मिली थी, और बहुत बड़े पैमाने पर बंगाली भद्रलोक इनके साथ आ गया था, इंटेलेक्चुअल्स इनके साथ आ गए। तो वो आपने देखा पिछली यात्रा में अमित शाह की, हम लोगों ने देखा था, वो अजय चक्रवर्ती से मिलने गए थे, महान संगीतकार अजय चक्रवर्ती से मिलने गए थे। ऐसे तमाम लोगों से जो मिलजुल रहे हैं। संगठन जो दलितों को कोई वहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी महत्व ही नहीं दिया गया, उनको साथ बीजेपी ने ले लिया है। तो बड़े बड़े खेल हो रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होना। जी, लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी की तरफ से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वहीं टीएमसी अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी आक्रामक रवैये के साथ ममता सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। बंगाल में बीजेपी का चक्रव्यूह, ममता बनर्जी को घर में घेरने की तैयारी, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी। पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। ममता सरकार के खिलाफ ताजा बयान आया है बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विन चौबे का, जिन्होंने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी, घायल हुए कई लोग, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर पथराव किया गया। वो हमारे विजय वर्गीस जो वो प्रभारी है वो चोटिल हुए। ये सारी चीजें देश देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय की पैनी नजर है
और हमारे गृह मंत्री जी बोल्डली उसको स्वयं वहाँ पुनः यात्रा करने जा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने रवैये को ठीक नहीं किया तो बंगाल के लोग आपको ठीक कर देंगे, और बंगाल सबका है। अश्विन चौबे ने ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्हीं के इशारे पर राज्य में राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल बनाया गया है उसने ममता बनर्जी को असंवेदनशील बना दिया है। हिंसा से किसी भी हालत में राजनीति नहीं हो सकती है, लोकतंत्र की रक्षा हिंसा से नहीं हो सकती है। वहाँ बंगाल के अंदर जो आप कह रहे हैं कि ममता जी हावी है, ममता जी भारी है, ये गुंडा कभी गुंडागर्दी करने से भारी हो जाता है? अरे इसको तो ऐसा धक्का लगेगा कि 3200 दांत इनका गिर पड़ेगा और तब दिखाई पड़ेगा इनको, और जब बंगाल की खाड़ी में समाएंगे। उधर वर्धमान में एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने एक ट्वीट के जरिए इसे बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता श्री सुखदेव प्रमाणिक, जो कि वर्धमान पूर्व से आते हैं, उनकी टीएमसी के गुंडों ने निर्दय पूर्वक हत्या कर दी। एक और दिन एक और हत्या, लोकतंत्र की हत्या। टीएमसी का जमीर मर गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई, साथ ही पार्टी के दफ्तरों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इसका आरोप भी बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। हालांकि टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है। যদি কেউ বলে থাকে যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা করেছে, তাহলে কারা করেছে, কে করেছে, তাদের খুঁজে চিহ্নিত করা হোক। इससे पहले शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के हाली शहर में बीजेपी के गृह संपर्क अभियान के दौरान कुछ बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेता सैकेत भोवाल की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि पार्टी के 6 कार्यकर्ता इस हमले में घायल हो गए थे। एक ट्वीट के जरिए बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इसे टीएमसी का राजनीतिक आतंक बताया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राजनीतिक आतंक जारी है। हाली शहर के वार्ड नंबर 6 और 9 में इन टीएमसी गुंडों ने हमला करके 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। घायल सैकेत भोवल ने दम तोड़ दिया और खलानी दास की हालत गंभीर है। वहीं टीएमसी इस हमले में बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। बंगाल में हिंसा का पॉलिटिक्स था। बहुत दिन सीपीएम हमारा वर्कर को पिटाया, मारा, खून किया, हजारों हमारा वर्कर को खून किया, लेकिन ये लोग हर जगह में हमारा पर आक्रमण कर रहे हैं। उनका पॉलिटिक्स है कि तृणमूल कांग्रेस जिधर भी है उसको पिटाई करो, धुलाई करो। बंगाल में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से इस बात की मांग की है कि बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती अभी से की जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक गई, तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहती है। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए, और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें और ये आतंक और हिंसा की राजनीति समाप्त हो, इसके लिए अभी से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड करें। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारी मशीनरी को, पुलिस प्रशासन को अराजक तत्वों ने और गुंडों ने हाईजैक कर रखा है। जिस तरह से एक खूनी खेल और उसका तांडव सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, उससे एक बात सब साफ दिखाई पड़ती है कि सरकार नाम की चीज़ रह नहीं गई है। ये अराजकता, उद्दंडता, खून खराबा, ये कल्चर बना दिया है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की जंग चल रही है। लोकसभा चुनावों में 18 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनावों में करिश्मा करना चाहती है। बीजेपी का यही बढ़ता हुआ जनाधार टीएमसी के लिए गले की फांस बन गया है। बीते कुछ सालों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि किस तरह बंगाल में बीजेपी ने लगातार अपने कद को बढ़ाया है। साल 2011 के बाद से बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। 2014 में बीजेपी को 28 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी।
2016 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 10.3% हो गया। 2019 में बीजेपी को 128 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। टीएमसी को लगातार बीजेपी का यही बढ़ता हुआ कद खतरे की घंटी की तरह लग रहा है। उस पर गृह मंत्री अमित शाह का भी इसी हफ्ते बंगाल में 2 दिवसीय दौरा है, जिसके ठीक बाद 24 दिसंबर को पीएम मोदी को भी विश्व भारती के 100वें संस्थापना समारोह में हिस्सा लेना है। जाहिर है कि विधानसभा चुनावों से पहले ही टीएमसी के सामने बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। और इस वक्त बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह कि गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक खत्म हो चुकी है। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है और इस बीच अब से कुछ देर पहले कृषि मंत्री ने गृह मंत्री के साथ बैठक की है, जो कि खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। आपको बता दें, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच ये बैठक हुई है, किसानों के मुद्दे पर बैठक हुई है। आज किसानों की तरफ से भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, और इस सब के बीच लगातार चल रहा है आंदोलन। तो वहीं बड़ी जानकारी है कि जो गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री के बीच बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। इस बीच कृषि मंत्री ने ट्विटर पर क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है तो ये सरकार किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है? इस सवाल के साथ ये ट्वीट कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से किया गया है। इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, दीपक बिष्ट दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, तो वहीं भवानी सिंह हमारे साथ राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, आज अनशन का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था। फिलहाल की तस्वीर, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? देखिए, किसानों की ये रणनीति थी कि इसे अगले दौर में इस पूरे आंदोलन को पहुंचाया जाएगा। सरकार से बातचीत फिलहाल बंद है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां लगातार किसानों का प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। आपको बता दें कि 42 किसान नेता हैं जो एक दिन की भूख हड़ताल पर आज गए हैं, जिसमें सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी, पलवल और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर जो किसान हैं वो लगातार बैठे हुए हैं अनशन पर, और एक दिन का ये चलेगा। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कुछ लोग भी हैं जो पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम पंजाब फरीदकोट से आए हैं जी। अच्छा, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट पर? किस दिशा में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? सरकार तो अपने रवैये पर अड़ी हुई है। अच्छा। और किसान बैठे शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। बस किसान अपने रवैये पर अड़ी हुई है, किसानों का यही कहना है। फिलहाल जो प्रोटेस्ट है वो लगातार किसानों का चल रहा है। जी गायत्री। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। तो ये 5 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं इस आंदोलन से जुड़ी। एक में अनशन पर बैठे किसान नजर आएंगे आपको, जो कुछ दिन पहले कुछ दिनों से लगातार किसान के जो संगठन है, कई संगठन है, वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उनकी मुलाकात भी हो रही है, जिसमें कई किसान नेताओं ने कृषि सुधारों का समर्थन भी किया है। उधर कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी चर्चा की। और इसी बीच 10 दिसंबर को किसान आंदोलन में माओवादियों और दंगों के आरोपियों की तस्वीर दिखने के बाद धरने पर बैठे किसानों में मतभेद की भी खबरें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी जानकारी तो ये कि जिस तरीके से कल किसानों ने मुलाकात की थी और ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि कुछ हैं ऐसे संगठन जो चाहते हैं कि अब आंदोलन खत्म हो जाए, या किसी भी काम को लेकर अगर जिद पर अड़ जाए तो उसका समाधान नहीं होता, और समाधान निश्चित रूप से मिल बैठ कर निकलता है। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार आपके साथ में बैठने के लिए तैयार है, और समाधान मिल बैठने से ही निकलेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आज जिस तरह से ये बिल आए हैं, ये किसान के हित के बिल हैं। तो बैठक से ही, बातचीत से ही निष्कर्ष निकलेगा, ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। दीपक, आपके पास आते हुए एक तो वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या वहां पर अनशन के लिए बैठे हैं किसान? जिस तरीके का ऐलान आज किया गया था, और वार्ता को लेकर कोई जानकारी अभी तक सरकार के साथ क्या अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है? देखिए, अभी तक बातचीत की बात तो यहाँ पर किसी ने नहीं की है, लेकिन राकेश टिकैत से हमने बात करी थी, जो यहाँ पर थे। कुछ ही दूर पर जो किसानों का झुंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले थे वो, और भूख हड़ताल आज उन्होंने शुरू की थी। लेकिन सरकार और जो अभी आज गृह मंत्री और खुद कृषि मंत्री के बीच बातचीत जो हुई है, उसको लेकर कुछ किसानों से सवाल कर लेता है कि आज गृह मंत्री और जो कृषि मंत्री हैं उनके बीच में अभी कुछ देर पहले मीटिंग हुई है किसानों को लेकर।
तो क्या लग रहा है आपको, कुछ उम्मीदें बन रही हैं? नहीं, भगवानों ने सद्बुद्धि दे, वे किसानों के हित में सोचें, किसानों की मांगों को मानने। किसान तो यही उम्मीद कर रहा है कि सरकार जो है जाग जाए और सरकार किसान हित में निर्णय ले। आप लोगों की तरफ से भी कोई बातचीत के लिए गया है आज, कुछ ऐसी उम्मीदें? नहीं, अभी तो हम जब कोई बुलाओगे जब चले जाएंगे। सरकार अगर बुलाओगी हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे नेताओं को, तो बातचीत के लिए जरूर जाएंगे। आज सुबह से आप लोग भूख हड़ताल पे हैं, तो कब तक रहेगी भूख हड़ताल? क्या शाम को खत्म हो जाएगी या अगले दिन भी रहेगी भूख हड़ताल? यो अभी हमारी हाईकमान निर्णय लेगी कि हमें भूख हड़ताल पे कब तक रहना है। अभी तो हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं सब लोग। अभी कल भी जो है यहाँ पर कुछ छात्र आए थे और बाहर के कुछ लोग किसान मंच को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों के बीच में फूट भी पड़ जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, किसान के बीच में कोई फूट नहीं पड़ सकती। और जो बाहर के ऐसे तत्व हमारे यहाँ है ही नहीं कोई। आप लोग सारे में घूम के देख जी। चलिए ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर सड़क पर रखे सीमेंट के बैरिकेड को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया है, जिससे इन्हें आसानी से ना हटाया जा सके। किसान आंदोलन को आज 19वां दिन है। सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ाई गई है उसकी जरा एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो सीमेंट के बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर 3 लेयर लगाए हुए हैं। अब इसमें किया क्या गया है, जो जंजीर है वो बांधी गई है और उस पर लॉक किया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह जब प्रदर्शनकारी 26-27 नवंबर को बढ़े थे आगे, तो देखा गया था कि ये सीमेंट के जो बैरिकेड्स हैं इनको भी हटा दिया गया था। अब आगे की किसी भी आशंका को देखते हुए ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं इनमें जंजीर बांध दी गई है ताकि इनको और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर आरएएफ के जवान आपको तैनात नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। सिंघू बॉर्डर वो जगह है जहाँ किसान आंदोलन का केंद्र है। सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो यहीं पर मौजूद हैं और ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल जो मंच पहला लगा है और जो दूसरा मंच लगा है उसके बीच में पुलिस जहां तैनात है वहां पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अपने इंतजाम करके बैठा है, यानी स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। भवानी, आपके पास आते हुए प्रदर्शनकारियों का एक विशाल समूह वहां हाईवे पर डटा हुआ है, क्या वहां पर भी अनशन चल रहा है? वहां इस वक्त क्या तस्वीर है भवानी? देखिए, अनशन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रदर्शनकारी यहाँ पर इस वक्त डटे हुए हैं। एक तस्वीर मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ। एक तो ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और सामने की तरफ दूसरी तस्वीर देखिए कि हरियाणा पुलिस की ये हो रहा है कि ये राजस्थान की सीमा पर बैठे हुए हैं और ये पिलर है जहाँ से बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ से हरियाणा की सीमा। और हरियाणा ने तैयारी कर रखी, वाटर कैनन आपको नज़र आएगी, आपको 3 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, उसके पीछे आरएफ है। लेकिन हाईवे का ये देखिए कि एक तरफ का रूट खुला हुआ है, यानी कि जयपुर दिल्ली हाईवे है, उससे जो दिल्ली से जो जयपुर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बिल्कुल गाड़ियाँ चल रही। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर है कि यानी कि जो जयपुर से दिल्ली जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे, वो पूरा जाम करके बैठे हैं। अब टेंट वेंट लगा लिए, आप देखिए कि किस तरीके से कल यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जगह जगह टेंट लगाए जा रहे हैं। सामान देखिए, ट्रक से अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि किस तरीके से पूरा सामान लेकर आए हैं, बिस्तर साथ में लाए हैं, राशन पूरा लाए हैं और टेंट भी कई जगह साथ में लेकर आए। पीछे एक बड़ा काफिला है गाड़ियों का, जहाँ पर केवल यहाँ राजस्थान के किसान नहीं है, पंजाब से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं और इस तैयारी के साथ में आए हैं कि लंबा बैठना पड़े तो बैठेंगे। और एक पूरा वेल तरीके से जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके पूरी एक प्लानिंग के साथ में यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लंबे टेंट लगाए जा रहे हैं, लंबी तैयारी की जा रही है। जी, यानी आंदोलन आगे तक चलता है उसकी पूरी तैयारी के साथ। अब यहाँ पर जो बैठे प्रदर्शनकारी हैं वो पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। इस सबके बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन के मुद्दे पर बढ़ती राजनीति को देखते हुए लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसानों के प्रदर्शन और समाजवादी पार्टी के आज पूरे प्रदेश में धरने के ऐलान के बाद राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस वक्त लखनऊ के कलेक्ट्रेट गेट पर हैं, आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट के कई सारे अफसर, अधिकारी, जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो कलेक्ट्रेट है अंदर और बाहर सब जगह पुलिस फोर्स के जवान तैनात है, यानी भीड़ को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही जो समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, राजपाल कश्यप MLC तक
तक को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि साफ तौर पर सरकार का कहना है कि ये किसान प्रदर्शन नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल प्रदर्शन है, लिहाजा इसमें किसान नहीं शामिल। और इसी को देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अलग अलग जगहों पर अगर प्रदर्शन को लेकर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसके भी पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से। जावेद, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और कई किसान भी वहां पर मौजूद हैं, आंदोलन का केंद्र है सिंघू बॉर्डर। कल एक खबर निकलकर सामने आई थी, ये जानकारी मिली थी कि राजनाथ सिंह से, कृषि मंत्री से किसानों के एक समूह ने मुलाकात की है और हमने देखा कि उसके बाद दिल्ली नोएडा का जो रोड था उसको खोल भी दिया गया था। ये कहा गया था उन किसान नेताओं की तरफ से कि कुछ संगठन है, क्योंकि 40 संगठनों का ये पूरा प्रतिनिधिमंडल था, कुछ संगठन है जो सरकार के कृषि सुधार कानून के पक्ष में है और वो अब नहीं चाहते कि आंदोलन आगे बढ़े। उस पर वहां के किसान क्या सोच रहे हैं? क्या अब जिस तरीके से 40 संगठन एकजुट थे, एक मत थे, क्या अब उनमें मतभेद होता जा रहा है, यानी अब अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है? देखिए गायत्री, कल इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की हुई थी। किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि जो भानु गुट, भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैठा हुआ था और उसने अपना जो धरना वहां से जो रोड खोला है, वो उस गुट का इस संगठन के किसान नेताओं से कोई संबंध नहीं है। जो यहाँ मोटे तौर पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, उसने कहा कि जो नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन बैठा था उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, ये तस्वीरें जरूर इस तरह की सामने आ रही हैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब टिकरी बॉर्डर पर जिस तरह से पोस्टर्स की बात आई तो उस पर भी किसानों ने कहा कि उस पोस्टर्स के लिए जो वहां संगठन बैठा है वो जिम्मेदार है। इसी तरह से जब चिल्ला बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, आपके पास हम गाजीपुर रुक कर लेते। दीपक वहां पर हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अब यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनका क्या कहना है? वो तो है सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के साथ के नहीं है, या फिर सिंघू बॉर्डर के किसानों ने उनको तो अलग नहीं रखा? जिस तरीके से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जिन्होंने आंदोलन को खत्म कर दिया, उनको लेकर अब जावेद बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई और कहा कि ये तो हमारा हिस्सा थे ही नहीं। देखिए, यहाँ पर इस तरह के हालात अभी तक नहीं बने हैं। चारों तरफ आपको किसान दिखाई देंगे क्योंकि जो किसानों का यहाँ से एक गुट है वो आगे जाकर यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे जाके एक धरना स्थल बनाया गया है, वहाँ पर सभी किसान बैठे हैं। सुबह हमने उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर अनशन में बैठे हैं और आज भूख हड़ताल आज शुरू की गई थी। तो किसान कहीं ना कहीं ये सोच कर मन बनाकर आया है कि उनकी बातचीत यहाँ पर नहीं हुई है। कुछ देर पहले भी हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि जब तक सरकार से पूरी तरह से बातचीत नहीं होती है तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे। और यहाँ पर पूरी तरह से किसानों का जो जमावड़ा है वो आप देख सकते हैं। लगातार आज जो है 19वां दिन है और यही वजह है कि जो ठंड है उसका भी असर यहाँ पर इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ठंड पड़ रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार जो है जब तक बातचीत नहीं करती तब तक वो यही। चलिए ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास।